न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन पंक्तियों के रचयिता बहादुर शाह जफर ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई आजादी की पहली लड़ाई में भारतीयों का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ में, जब बंगाल लांसर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिल्ली की तरफ कूच किया था। 1857 की घटनाओं पर खासा काम करने वाली मशहूर इतिहासकार राना सफ़ी बताती हैं। एनफील्ड राइफल आई थी और जिसके जो कार्ट्रिजेस थे उसको मुंह से काट के उसको भरना पड़ता था बंदूक में। ये कहा जा रहा था उस जमाने में कि इसके अंदर चर्बी है गाय की और सुअर की, तो जो मुसलमान थे वो भी छूने से इसको कतरा रहे थे और हिंदू भी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी रंजिशें थी कि इन लोगों को, एक तो ये था कि समंदर के पार लड़ाई करने के लिए भेजा जा रहा है, तो उसमें अब ब्राह्मणों को कहते हैं कि उनकी जात खत्म हो जाती है अगर उन्होंने पानी पार कर लिया, समंदर पार कर लिया। प्रमोशंस नहीं मिलते थे, सिर्फ एक हद तक मिलते थे, सूबेदार से ऊपर जो हिंदुस्तानी सिपाही थे वो जा नहीं सकते थे। ये सब बहुत सारी उनकी शिकायतें थी। कुछ लोगों ने इसे गदर कहा तो कुछ ने कहा जंगे आजादी। 11 मई 1857 को सोमवार था, रमजान का 16वां दिन। सुबह के 7 बजे बादशाह जफर लाल किले में नदी के सामने के तस्बीह खाने में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। तभी उन्हें यमुना पुल के पास टोल हाउस से धुआं उठता दिखाई दिया। उन्होंने फौरन इसका कारण जानने के लिए अपना हरकारा वहां भेजा और प्रधानमंत्री हकीम एहसानुल्लाह खां और किले की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कैप्टन डगलस को भी तलब कर लिया। 4 बजे इन बागियों के नेता ने बादशाह को संदेश भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। वो दीवाने खास के हाथे में जमा हो गए और हवा में अपनी बंदूकें और पिस्तौलें चलाने लगे। दिल्ली के उस समय के बड़े रईस अब्दुल लतीफ ने 11 मई 1857 के अपने रोजनामचे में लिखा, बादशाह की हालत वही थी जो शतरंज की बिसात पर शह दिए जाने के बाद बादशाह की होती है। बहुत देर तक चुप रहने के बाद बहादुर शाह जफर ने कहा, मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी की इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है? इस शोर की वजह क्या है? हमारी जिंदगी का सूरज पहले ही अपनी शाम तक पहुंच चुका है। ये हमारी जिंदगी के आखिरी दिन है। इस वक्त हम सिर्फ तन्हाई चाहते हैं। बाद में चार्ल्स मेटकाफ ने अपनी किताब टू नेशंस नैरेटिव में लिखा, एहसान उल्लाह खान ने सिपाहियों से कहा, आप अंग्रेजों के लिए काम करते रहे हैं और हर महीने बंधी हुई तनख्वाह के आदी हैं। बादशाह के पास कोई खजाना नहीं है, वो कहाँ से आपको तनख्वाह देंगे? सिपाहियों ने जवाब दिया, हम पूरे मुल्क का पैसा आपके खजाने में ले आएंगे। जफर ने कहा, मेरे पास ना तो फौजी हैं, ना हथियार और ना ही पैसा। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ आपकी रहमत चाहिए, हम आपके लिए सब कुछ ले आएंगे। जफर थोड़ी देर के लिए चुप रहे। तुरंत फैसला ना ले पाना उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा नुक्स था, लेकिन उस दिन जफर ने फैसला लेने में देर नहीं की और हाँ कर दी। वो एक कुर्सी पर बैठे और सभी सिपाहियों ने बारी बारी से आकर उनके सामने सिर झुकाया और उन्होंने उनके सिर पर अपना हाथ रखा। सिपाहियों ने किले के कमरे पर कब्जा कर लिया और कुछ ने तो दीवाने आम में ही अपने बिस्तर बिछा दिए। बादशाह न तो इतने बड़े लश्कर को काबू में रख सकते थे और न ही उनका इंतजाम कर सकते थे, लिहाजा वो खुद लश्कर के काबू में आ गए। फिर एक बड़ी तोप दागे जाने की आवाज सुनाई दी। शुरू में दिल्ली वासियों ने हाथ फैलाकर इन बागियों का स्वागत नहीं किया, बल्कि कुछ हलकों में उनका विरोध भी किया गया। मशहूर इतिहासकार और मशहूर पुस्तक बिसीज्ड 1857 वॉइसेस फ्रॉम दिल्ली के लेखक
महमूद फारूकी बताते हैं। लोग नाराज थे, लोग नहीं चाहते थे, और ये ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि इससे हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि दिल्ली वाले जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हर आदमी अपने हिसाब से लड़ना चाहेगा। कोई ये नहीं चाहेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में आपके घर के ऊपर 40 सिपाही आके बैठ जाए। जब हम आज़ादी की लड़ाई हम महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ रहे थे या भगत सिंह के साथ भी लड़ रहे थे, तो भी हजारों लाखों लोग थे हिंदुस्तान में जो ये नहीं चाहते थे कि उनके घर पर कोई आंच आ जाए या पुलिस उनके घर पे आ जाए। तो ये बात 1857 पे भी लागू थी। कहा जाता है कि इन घटनाओं ने दिल्ली वासियों के जीवन में भारी उथल पुथल मचा दी थी, लेकिन फारूकी का मानना है कि तमाम उथल पुथल के बावजूद व्यवस्था पहले की तरह ही कायम थी। 1857 के बारे में भी यही बात कही जाती है कि बड़ी डिसयूनिटी थी, बड़ा केओस था, सिपाही कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। पर मैं अपनी किताब में ये बात सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। कंट्रोल है, ऑर्डर है, स्ट्रक्चर है। पर जाहिर सी बात है, अगर 1.5 लाख शहरियों के बीच में 70-80 हज़ार फौजी आ जाएंगे, कुछ ना कुछ केओस तो फैलेगा ही। अगर आज दिल्ली शहर में जितनी इसकी आबादी है, अगर आप 30 लाख सिपाही आके बैठ जाएंगे तो शहर का क्या हाल होगा। मगर उसके बावजूद जो अमेजिंग चीज़ है, जो बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ है, कि उसके बावजूद अगर कमांडर इन चीफ कोतवाल से कह रहा है कि ये 4 सिपाही जो ड्यूटी पे नहीं गए थे इनको जाके पकड़ लाओ, वो 4 सिपाही पकड़ लिए जाते हैं और वो आ जाते हैं और वो माफी मांगते हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ऑर्डर है। अगर आपको लड़ाई के मोर्चे पे 500 चारपाइयां चाहिए और 400 चारपाइयां डिलीवर हो रही हैं, तो ये एक डिलीवरी का मैकेनिज्म है ना, हवा से तो नहीं आ रही हैं। किसी ने बोला, किसी ने कहा, कोई गया, लेके आया, पहुंची, उसका पैसा दिया गया। और ये तो एक ही मिसाल है ना, क्योंकि लड़ाई सिर्फ सिपाही नहीं लड़ते हैं। लड़ाई जब आप लड़ते हैं, और उस ज़माने में, आज के ज़माने में भी आपको टाट की बोरियां चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको मिट्टी चाहिए, गारा चाहिए, कुली चाहिए, मजदूर चाहिए, तो वो सब एक सिपाही के पीछे 4 मजदूर होते हैं। तो वो कहाँ से आ रहे थे। 12 मई की सुबह तक दिल्ली अंग्रेजों से पूरी तरह खाली हो चुकी थी, लेकिन कुछ अंग्रेज महिलाओं ने किले के बावर्ची खाने के पास कुछ कमरों में शरण ली थी। बागियों ने बादशाह के विरोध के बावजूद उन सबको कत्ल कर दिया। जब 11 और 12 को इन्होंने हमला किया और अंग्रेजों के ऊपर जब वार किया था, तो काफी अंग्रेज तो भाग गए थे शहर छोड़ के। काफियों को इन्होंने मारा और कुछ जो औरतें थी उन्होंने आके किले में पनाह ली। वहीं पे एक बिल्डिंग में रखी गई थी किले के अंदर। उन 56 लोगों को इन्होंने, जिसको कहते हैं ना कोल्ड ब्लड, उन 56 लोगों को मारा, जिसमें से ज्यादातर औरतें थी, 1-2 मर्द थे, औरतें और बच्चे थे। इनके खिलाफ मुकदमा चला है, बहादुर शाह जफर के खिलाफ जब मुकदमा चला है तो उनके खिलाफ सबसे बड़ा इल्जाम यही था कि आपने मरवाया। हालांकि ज़हीर दहलवी की किताब अगर पढ़े, जो वो उस वक्त की आई विटनेस, वो वहाँ मौजूद थे किले के अंदर जब ये अपराइजिंग हुई है 1857 की, तो वो कहते हैं बादशाह ने बहुत कहा था कि ये किसी भी मजहब में नहीं लिखा है कि तुम मासूमों को मारो। लेकिन कुछ दिनों बाद ही बगावत करने वालों के पांव उखड़ने लगे और दिल्ली से खदेड़े जा चुके अंग्रेजों ने वापसी की। अंबाला से आए सैनिकों ने बाजी पलट दी और अंग्रेज एक बार फिर दिल्ली में दाखिल हो गए। 57 के दौरान तो जाहिर सी बात है शहर में अफरा तफरी थी, और क्यों ना हो, जब इतने बड़े पैमाने पे आप एक वर्ल्ड पावर, सुपर पावर के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो ये उम्मीद हम नहीं कर सकते कि शहर में जब कुछ अदावत चलता रहेगा। जाहिर सी बात है शहर में एक बहुत जबरदस्त दहशत का माहौल था, शक का माहौल था। लड़ाई चल रही है तो वो माहौल तो होगा। पर 1857 के बाद जो कुछ हुआ वो और भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 1857 के बाद जिस तरह से शहर का और शहरियों का दमन किया गया अंग्रेज़ों के हाथों से, कि पूरे शहर को खदेड़ के बाहर कर दिया गया। 6 महीने तक दिल्ली वाले सब खुले में, बरसात में और जाड़े में खुले में रहे, घरों के घर लूट लिए गए। मिर्ज़ा गालिब उस बात से इतने आतंकित हुए कि उन्होंने 1857 के बाद से अपनी ज़िंदगी के बाकी 12 सालों में कुल 11 गज़लें लिखी हैं, यानी 1 साल की एक गज़ल भी नहीं निकलती है। तो शायर मिर्ज़ा गालिब और आर्टिस्ट मिर्ज़ा गालिब, या वो पूरी जो खेप थी, वो 1857 में ख़त्म हो गई, क्योंकि 1857 के बाद से हिंदुस्तानी कभी उस कॉन्फिडेंस से अंग्रेज़ों से न मिल पाए, न बात कर पाए, जो 1857 के पहले उनको मौजूद थी। क्योंकि 1857 की लड़ाई जो है हिंदुस्तानी की आखिरी लड़ाई थी जो वो अपने टर्म्स पे लड़ रहे थे। अपने टर्म्स पे मतलब अपने हथियारों पे नहीं, अपने मेंटल टर्म्स पे, अपने साइकोलॉजिकल टर्म्स पे। उनके देखे से जो आ जाते हैं मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है।
बहादुर शाह जफर लाल किले के पिछवाड़े से अपनी पालकी पर बैठकर पहले निजामुद्दीन की मजार पर गए और फिर वहां से हुमायूं के मकबरे पर। वहां पर 18 सितंबर 1857 को कैप्टन विलियम हॉटसन ने उन्हें गिरफ्तार किया। बाद में सीबी साउंडर्स को भेजे पत्र में उन्होंने इसका जिक्र करते हुए लिखा, बादशाह मिर्जा इलाही बख्श और मौलवी के साथ एक पालकी पर बाहर आए। उनके पीछे बेगम अपने बेटे मिर्जा जवान बख्त और पिता मिर्जा कुली खां के साथ बाहर निकली। फिर पालकियां रुक गईं और बादशाह ने संदेश भिजवाया। वो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि उनकी जान बख्श दी जाएगी। मैं अपने घोड़े से उतरा और मैंने बादशाह और बेगम को आश्वस्त किया कि हम आपकी जिंदगी की गारंटी देते हैं, बशर्ते आपको बचाने की कोई कोशिश ना की जाए। मैंने उनसे ये भी कहा कि उनकी बेइज्जती नहीं की जाएगी और उनके सम्मान को बरकरार रखा जाएगा। बहादुर शाह जफर की जान तो बख्श दी गई, लेकिन उनके 3 बेटों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली से उड़ा दिया गया। बादशाह को लाल किले की एक कोठरी में एक साधारण कैदी की तरह रखा गया। उस समय वहां तैनात लेफ्टिनेंट चार्ल्स ग्रिफिथ्स ने अपनी किताब सीज ऑफ दिल्ली में लिखा, एक साधारण सी चारपाई पर मुगल बादशाह का आखिरी प्रतिनिधि बैठा हुआ था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी जो उनके पेट को छू रही थी। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े और उसी रंग का साफा पहन रखा था। उनके पीछे 2 अर्दली खड़े हुए थे जो मोर के पंख से बने पंखे से उनके ऊपर हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनकी आंखें जमीन पर ही गड़ी हुई थीं। बादशाह से 3 फीट दूर एक दूसरी चारपाई पर एक ब्रिटिश अफसर बैठा हुआ था। उसके दोनों तरफ संगीन लिए हुए अंग्रेज संतरी खड़े हुए थे। उनको आदेश थे कि अगर बादशाह को बचाने की कोशिश की जाए तो वो तुरंत अपने हाथों से उन्हें मार दें। बहादुर शाह जफर की इस हद तक बेइज्जती हुई कि अंग्रेजों के समूह देखने आते थे कि बहादुर शाह जफर देखने में कैसे लगते हैं। बहादुर शाह जफर को कैद करने के बाद से लाल किले की एक कोठरी में रखा गया था, जहां अंग्रेज सैलानी आके उनका, जैसे आप लाल किले को देखने आते थे वैसे ही उनकी कोठरी में आके उन्हें देखते थे कि ये है बहादुर शाह जफर। तो जिस आदमी का, जिस बादशाह हिंदुस्तान का दिल्ली में ही ये हाल था, वो जाहिर से बात है उसने अपनी मौत की हसरत में ही बाकी साल गुजारे, बाकी वक्त गुजारे। यहाँ से उनको रंगून भेजा गया और उसी के आसपास रंगून का बादशाह को वहाँ महाराष्ट्र भेजा गया, रत्नागिरी में। तो ये अंग्रेज़ों की दुनिया भर की हुकूमत थी कि बादशाहों की तिजारत इधर से उधर हो रही है। तो अब उसमें अफसोसनाक है और दर्दनाक है वो जो आखिरी अय्याम उनके हैं कि मतलब 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में, है कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए। पर अब वो जो कुछ भी उनके ऊपर गुजरनी थी, मेरा ख्याल है वो 57 के दौरान और उसके फ़ौरन बाद गुजर चुकी थी। उससे बुरा क्या होगा कि आप तैमूरिया जानशीन को, बादशाह हिंदुस्तान को आपने एक कोठरी में यहाँ सामने रखा हुआ है कि अंग्रेज़ बच्चे औरतें आ रही हैं उनको देखने के लिए कि अच्छा ये था बहादुर शाह। इतना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, तो गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में, 2 गज ज़मीन भी। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।